हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में MGPE 013 के सेकंड पार्ट के बारे में और खंड बी को यानी पार्ट बी को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट ए को इस वीडियो के पार्ट 1 में एक्सप्लेन करा था। चलिए पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 6। राज्य और नागरिक समाज पर हेगेल के विचारों का परीक्षण कीजिए। जर्मनी दार्शनिक गेorg विल्हेम फ्रेडरिक हेगल ने राज्य और नागरिक समाज की अवधारणाओं को अपने ग्रंथ फिलॉसफी ऑफ राइट 1820 में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। हेगल की पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ राइट और ये पुस्तक लिखी गई थी 1820 में। इन्होंने राज्य और नागरिक समाज के ऊपर अपने विचार विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए। हेगेल के अनुसार समाज का विकास एक विकासशील आत्मा के रूप में होता है जो परिवार, नागरिक समाज और राज्य के माध्यम से पूर्णता की ओर बढ़ता है। हेगेल के अनुसार राज्य और नागरिक समाज परिवार। हेगेल के अनुसार राज्य और नागरिक समाज का आधार परिवार है। समाज की प्रारंभिक इकाई जहां प्रेम और नैतिकता के आधार पर व्यक्तिगत इच्छाएं एकत्रित होती है वो परिवार है और परिवार से राज्य और नागरिक समाज स्थापित बनता है। सेकंड है नागरिक समाज। हेगेल के अनुसार नागरिक समाज परिवार और राज्य के बीच की मध्यवर्ती अवस्था है। ये एक व्यक्तिगत हितों पर आधारित है, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है जहां व्यक्ति स्वतंत्र होता है। व्यक्ति नागरिक समाज में ही अपने अधिकार और स्वतंत्रता का प्रयोग करता है और नागरिक समाज में लेकर आचरण करता है और नागरिक समाज में अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन दूसरों पर निर्भर भी रहता है तथा यहाँ प्रतिस्पर्धा, संपत्ति, वर्ग भेद और संघर्ष जैसे तत्व उपस्थित रहते हैं। तीसरा है राज्य। हेगेल के अनुसार राज्य नागरिक समाज में उच्चतर स्तर है, ये नैतिक विचार का मूर्त रूप है। इसके अनुसार राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है तथा राज्य वास्तविक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है जो व्यक्तियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करता है और राज्य के अंदर रहते व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा करता है और राज्य व्यक्ति के विकास के लिए अनेकों कार्य करता है, नई नई नीतियाँ, कानूनों का निर्माण करता है जिससे व्यक्ति अपना विकास करता है। इस तरह से हेगेल के अनुसार राज्य और नागरिक समाज के 3 तत्व बताएं, परिवार, नागरिक समाज और राज्य। हेगेल की प्रमुख मान्यताएं। राज्य और नागरिक समाज की हेगेल की मान्यता है, पहली है नागरिक समाज में केवल स्वार्थ और आर्थिक गतिविधियां होती हैं, क्योंकि नागरिक समाज में सभी व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ साधते हैं और आर्थिक गतिविधियां करते हैं और आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि राज्य में सार्वजनिक हित और नैतिकता सर्वोच्च होती है। दूसरी मान्यता है राज्य नागरिक समाज की विकृति को दूर करता है और समुचित न्याय प्रदान करता है। तीसरा है राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वभौमिक नैतिकता को संतुलित करना है। ये हमने हेगेल की मान्यता पढ़ी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नागरिक समाज पर ग्राम्सी के विचारों की चर्चा कीजिए। इटली के मार्क्सवादी चिंतक एंटोनियो ग्राम्सी ने नागरिक समाज की पारंपरिक मार्क्सवादी व्याख्या को नया आयाम दिया। एंटोनियो ग्राम्सी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने मार्क्सवाद के विचारों का गहन अध्ययन किया और नागरिक समाज के ऊपर पारंपरिक मार्क्सवाद की व्याख्या को एक नया रूप देकर उसमें बहुत सारे तत्वों को जोड़ा और अपने विचार प्रस्तुत करे। उन्होंने इसे केवल आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक वर्चस्व के दृष्टिकोण से समझा, क्योंकि मार्क्सवाद हमेशा अपने दृष्टिकोण को आर्थिक आधार पर इनने एक्सप्लेन करा, परंतु एंटोनियो ग्राम्सी ने अपने इस सिद्धांतों को यानी नागरिक समाज के सिद्धांत को सांस्कृतिक और वैचारिक वर्चस्व के आधार पर उनने क्लियर किया। ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की परिभाषा। ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज वे क्षेत्र है जहां विचारों, मूल्यों और संस्कृति के माध्यम से सहमति का निर्माण होता है, जिसे पूंजीवादी राज्य को वैधता प्राप्त होती है। सेकंड है राज्य समाज बनाम नागरिक समाज। ग्राम्सी के अनुसार राजनीतिक समाज ये राज्य की वह संस्था है जो बल और
नियंत्रण के माध्यम से शासन करती है, जैसे पुलिस, न्यायपालिका और सेना। जबकि नागरिक समाज ये परिवार, शिक्षा, मीडिया, धार्मिक संस्था आदि संस्थानों से बना होता है, जो लोगों की सोच और चेतना को प्रभावित करता है। इसलिए ग्रामसी ने राजनीतिक समाज और नागरिक समाज को अलग अलग उसको हाँका। तीसरा है हैगमेनी। ग्रामसी के का मुख्य विचार ये था कि शासक वर्ग केवल बल से शासन नहीं करता, बल्कि संस्कृति, नेतृत्व और वैचारिक सहमति के माध्यम से लोगों को अपने अधीन रखता है। नागरिक समाज इस हैगमेनी को बनाए रखने का साधन है। हैगमेनी का मतलब होता है अपना वर्चस्व बनाए रखना, यानी शासक वर्ग के द्वारा अपनी प्रजा पर अपना दबदबा बनाए रखना ही हैगमेनी होता है। इसलिए ग्रामसी ने ये बोला कि शासक वर्ग केवल बल के आधार पर शासन नहीं करता, बल्कि बहुत से सांस्कृतिक, नेतृत्व और वैचारिक सहमति है जिसके आधार पर वो अपना शासन स्थापित करता है। क्रांतिकारी भूमिका। ग्रामसी के अनुसार यदि नागरिक समाज में वैकल्पिक विचारधाराएं विकसित हो तो ये वर्चस्व की चुनौती बन सकती है। इसलिए जैविक बुद्धिजीवी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो जनता की बीच चेतना पैदा करे। अब बात करते हैं ग्रामसी के विचारों का महत्व। उन्होंने ये दिखाया कि राजनीतिक परिवर्तन के लिए केवल आर्थिक संघर्ष पर्याप्त नहीं है, यानी अगर हमें राजनीतिक परिवर्तन या समाज में परिवर्तन लाना है तो केवल आर्थिक संघर्ष ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक संघर्ष भी आवश्यक है। आधुनिक समय में ये दृष्टिकोण मीडिया, शिक्षा और धर्म के प्रभाव को समझने में सहायक है। तो इस तरह से हमने नागरिक समाज में ग्रामसी के विचार पढ़े। अब बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन है, वैश्विक नागरिक समाज क्या है? व्याख्या कीजिए। वैश्विक नागरिक समाज, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, एक ऐसा क्षेत्र है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे होकर नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैचारिक नेटवर्कों की सहभागिता से बनता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। यानी वैश्विक नागरिक समाज वह समाज है जिसका संबंध किसी एक देश के समाज से नहीं, बल्कि विश्व के सारे समाजों से है। और ये विश्व के वैश्विक स्तर पर नागरिक समाज एक दूसरे से कनेक्ट हैं। वैश्विक नागरिक समाज की विशेषता, पहला, सीमाओं से परे संगठन। वैश्विक नागरिक समाज किसी एक देश नहीं बल्कि देश के बाहरों के नागरिक समाज से जब कनेक्ट होता है उसे वैश्विक नागरिक समाज कहते हैं। ये राष्ट्र राज्य की सीमाओं को पार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कार्य करता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, गरीबी आदि। दूसरा, गैर सरकारी संगठन और गैर लाभकारी प्रकृति। इसमें NGO, INGO जैसे एम्नेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पेस आदि शामिल होते हैं, जो लाभ के लिए नहीं बल्कि मानवीय उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNO के अधीन काम करते हैं। इसका उद्देश्य समाज में कल्याण के कार्य करना है और ये संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं। तीसरा, जन सहभागिता और चेतना। ये आम नागरिकों को वैश्विक मुद्दों पर जागरूक करता है और उन्हें नीति निर्माण में प्रभावी बनाता है। चौथा है, नीतिगत दबाव। ये संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ, WTO, IMF आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर नीतिगत सुधारों और जवाबदेही के लिए दबाव बनाते हैं और ये वैश्विक नागरिक समाज के ऊपर काम करते हैं। महत्व, नागरिक समाज का वैश्विक नागरिक समाज का महत्व है, पहला, मानवाधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन पर वैश्विक आवाज़ उठाता है। ये संस्थाएं किसी एक देश नहीं बल्कि विश्व के सारे देशों के लिए मानवाधिकार की रक्षा करने और उनके उल्लंघन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और इनके रक्षा के लिए कार्य करते हैं। सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा, वैश्विक न्याय और शांति के लिए कार्य करना। तो इस जैसे कार्य मतलब सहयोग, सभी नागरिक समाज के लोगों के सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा देना और वैश्विक न्याय और शांति के लिए कार्य करना, इन सभी संस्थाओं का काम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आत्मनिर्भर और स्वशासन के रूप में स्वराज्य की चर्चा। स्वराज्य का अर्थ थे स्वयं का शासन। महात्मा गांधी जी ने स्वराज्य को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर, नैतिक और विकेंद्रीकृत समाज की संपूर्ण अवधारणा के रूप में देखा। उनके अनुसार स्वराज्य का अर्थ व्यक्ति, गांव और राष्ट्र के स्तर पर स्वशासन, आत्मनिर्भरता और नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। तो गांधी जी ने स्वराज्य के ऊपर स्वयं के शासन की अवधारणा पर बल दिया और
इनका संपूर्ण जीवन स्वराज्य प्राप्त करने में चला गया। अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न आंदोलन स्वराज्य के लिए किए और भारत को आज़ादी दिलाई। आत्मनिर्भरता के रूप में स्वराज्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब बात करेंगे आत्मनिर्भरता के रूप में स्वराज्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक गांव को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। चरखा, खादी, हस्तशिल्प आदि के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना आवश्यक है, जब भी हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, स्थानीय उत्पादन और उपभोग। गांधी जी का अनुसार स्वराज्य का अर्थ है स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जिससे हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। तीसरा, विकेंद्रीकरण। गांधी जी ने विकेंद्रीकरण को आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ा। केंद्र पर निर्भरता कम करके ग्रामीण पंचायतों और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना चाहिए और हमें शासन के विभिन्न स्तरों में जवाबदेही और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। सेकंड है स्वशासन के रूप में स्वराज्य, राजनीतिक स्वशासन। स्वराज्य का अर्थ विदेशी शासन से मुक्ति है, लेकिन उससे आगे गांधी जी से नैतिक और आत्मनियंत्रण का शासन मानते हैं। दूसरा है स्वशासन के रूप में स्वराज्य का दूसरा, नैतिक स्वशासन। व्यक्ति को स्वयं के ऊपर शासन करना चाहिए और ये आत्मानुशासन, अहिंसा, सत्य और संयम के सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरा है ग्राम स्वराज्य। गांधी जी का आदर्श था ऐसा गांव जहां हर व्यक्ति समानता, सहयोग और नैतिकता के साथ जी सके, बिना भारी नियंत्रण थे। जब भी हम स्वशासन के आधार पर स्वराज्य को प्राप्त कर सकते, तो गांधी जी ने ये अपने आत्मनिर्भरता और स्वशासन के ऊपर स्वराज्य के बात कही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुलवादी राज्य पर एक टिप्पणी लिखिए। 10 क्वेश्चन है, बहुलवादी राज्य वह राजनीतिक संरचना है जिसमें सत्ता और निर्णय केवल राज्य के हाथों में केंद्रित नहीं होती, बल्कि अनेकों समूह, संस्था और संगठनों के बीच विभाजित होती है। तो अगर हम साधारण तौर पर कहें, बहुलवादी राज्य वह राज्य जब सत्ता या शासन का जो सत्ता और शासन है वो किसी एक के हाथ में केंद्रित ना होकर विभिन्न समूहों, संस्था और संगठनों में जब बटी हुई होती है वो शक्ति, उसे हम बहुलवादी राज्य कहते हैं। ये राज्य विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों की से अस्तित्ववादी व्यवस्था को मान्यता देता है और इसका मानना यह है कि यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए ताकि सभी संस्थाएं, एजेंसियां, प्रशासन स्वतंत्र रूप से अपना फैसला, संपूर्ण निर्णय ले सके और अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित कर सकें। इसकी विशेषता, पहला है सत्ता का विकेंद्रीकरण। बहुलवादी राज्य की पहली विशेषता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता सरकार के साथ साथ विभिन्न समूहों और संस्थाओं में वितरित होती है, जैसे श्रमिक संघ, उद्योग संगठन, जातीय समूह और धार्मिक संगठन आदि, और ये सभी मिलकर सत्ता का संचालन करते हैं। सेकंड है हितों का प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिनिधित्व। अलग अलग समूह अपने अपने हितों की अभिव्यक्ति और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। तीसरा है लोकतांत्रिक भागीदारी। बहुलवादी राज्य में जन भागीदारी, सहमति और संवाद की प्रमुख भूमिका होती है, जिससे बहुलवादी राज्य स्थापित होता है। तीसरा है नैतिक तटस्थता। ये बहुलवादी राज्य की प्रमुख विशेषता है नैतिक तटस्थता। राज्य किसी एक विचारधारा या समूह का पक्ष नहीं लेता, बल्कि सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके नज़रों में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र सब बराबर है, इसलिए ये सभी के अधिकारों की रक्षा भी करता है और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार स्वतंत्रता भी प्रदान करता है और विकास के कार्य करता है। तो इस तरह से हमने MGPE 013 के पार्ट बी को एक्सप्लेन करा। इसमें 5 क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।